मैं जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस के अंदर अनिल सुतार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 31 अक्टूबर दो विशेष पर्सनालिटी है। एक पर्सनालिटी है इंदिरा गांधी और एक पर्सनालिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है और इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। तो उनकी मैंने एक कोटेशन लिखी है, दोनों की एक कोटेशन लिखी है। आज का दिन है वो इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य के अंदर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो थॉट ऑफ द डे ये इंदिरा गांधी की कोटेशन है। उनके दादाजी ने इंदिरा गांधी को एक लेटर लिखा था। उस लेटर के अंदर ये लिखा था, माई ग्रैंडफादर वंस टोल्ड मी दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, दोज हु वर्क, एक तो जो वर्क करते हैं सिर्फ, और देयर हु टेक द क्रेडिट। दो प्रकार के लोग हैं, एक तो जो सिर्फ कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, और दूसरे जो सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। तो ही टोल्ड मी टू ट्राई टू बी इज़ द फर्स्ट ग्रुप। उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि इसके अंदर क्या है, हमेशा इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर क्या, उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। देयर वाज लेस कंपटीशन देयर वाज लेस कंपटीशन देयर। तो ये तो हम जानते ही हैं, इसके अंदर एक तो इसके अंदर क्या जो कर्म करते हैं उस तरह के लोग होते हैं, और एक क्रेडिट लेने वाले। तो क्रेडिट लेने के लिए तो इसके अंदर क्या सभी आगे भागते हैं। तो इसके अंदर क्या क्रेडिट वाले के अंदर क्या कंपटीशन ज़्यादा है, और इसके अंदर क्या कर्म करने वाले जो है उसके अंदर क्या उसमें कंपटीशन कम है। और भगवत गीता के अंदर क्या है, भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा इंसान। तो गिव टू दी वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव, बेस्ट विल कम बैक टू यू। तो अपनी पूरी पोटेंशियल लगाइएगा। और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये चीज़ लिखी थी, मुश्किल समय में कायर लोग बहाना ढूंढते हैं, मुश्किल समय में कायर लोग बहाना ढूंढते हैं, लेकिन वीर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग खूब मेहनत कीजिएगा, जैसे भी स्थिति आती है। आज मेरे स्टूडेंट जो मेरी हेल्प किया करते थे, उनके ब्रदर के थोड़ा सा डेंगू होने के कारण ये थोड़ी सी क्लास के अंदर विलम्ब भी हो गया, और हो सकता है बीच के अंदर का एक आधे दिन के लिए कोई ब्रेक भी देना पड़ जाए। तो इसलिए आप इस चीज़ को अन्यथा मत लीजिएगा। तो इसके अंदर क्या मैं मैक्सिमम ये इतना कर सकता हूँ कि आप लोगों को टेलीग्राम के अंदर के क्वेश्चन डाल के, ये जैसे जो चैप्टर आपको करवाए हैं या जो ईजी चैप्टर है उनके कुछ क्वेश्चन डाल दूँ, ताकि आप इसके अंदर का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर पाएँ। तो सुचारू रूप रखने के अंदर क्या हो सकता है मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर क्या परेशानी आए, कि उनकी हेल्प के बगैर मैं एक्चुअली कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो इसलिए कल वाला जो टॉपिक था वो बीच के अंदर क्या ये डिलीट हो गया था, तो वो इसके अंदर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या टॉपिक था, रिलेशन, संबंध। तो देखो हम लोग जानते हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिएगा 5 चीज़ें हैं, 5 अपने पास इसके अंदर का कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई 5 व्यक्ति हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, दो व्यक्ति मिलके इसके अंदर क्या होगा, एक ग्रुप बनाते हैं। एक अकेला व्यक्ति है वो अपने पास इसके अंदर का ग्रुप नहीं बना सकता। ग्रुप या युगम या पेयर जो भी कहें, वो पेयर नहीं बना सकता। 2 व्यक्ति है वो मिलके आपस में एक पेयर बनाते हैं। अकेला व्यक्ति है वो इसके अंदर का युगम या पेयर नहीं बना सकता। अब अपने को ये चीज़ देखना है कि किस प्रकार के जो युगम होते हैं उसको हम कर्मित युगम कहते हैं। कर्मित युगम को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड कर्मित युगम है उसको अपने पास में ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो अगर मान लीजिए अपने पास इसके अंदर क्या कोई भी जो स्थिति दी गई है, अगर मान लिया अपने पास इसके अंदर ए और बी ये 2 व्यक्ति हैं, ये इसका पहला घटक कहलाता है, ये दूसरा घटक कहलाता है। ए पहला घटक, इसको फर्स्ट कंपोनेंट बोलते हैं। बी है वो इसके अंदर का सेकंड घटक या सेकंड कंपोनेंट कहलाता है। तो अगर इनके बीच के अंदर मान लिया आपने बस इसके अंदर के जो संबंध दिया गया है
वो सहपाठी का संबंध दे दिया है, क्लासमेट का संबंध दे दिया है। ये जो संबंध इनके बीच में दिया है ये क्लासमेट का संबंध दे दिया है। तो अगर ए और बी क्लासमेट है, या इसको हम इस तरीके से कहें बी और ए क्लासमेट है, तो दोनों के मीनिंग के अंदर क्या कोई डिफरेंस नहीं है। ए और बी क्लासमेट है या बी और ए क्लासमेट है, तो दोनों के मीनिंग के अंदर क्या किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास इसका और इसका दोनों का अर्थ सेम निकलेगा। तो एक चीज़ देखिए आप लोग, ये आप लोगों ने छोटी क्लासों के अंदर पढ़े, ए एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, 1 2 3, 1 2 और 3, ये अपने पास इसके अंदर 2 3 बिंदु है, ये किसी बिंदु के निर्देशांक है, और 3 2 इसके अंदर क्या है किसी बिंदु के निर्देशांक है। अब 3 2 ये बिंदु के निर्देशांक और 2 3 बिंदु के निर्देशांक है, वो आपस में इसके अंदर क्या अलग अलग हैं। 2 3 और 3 2 बिंदु जो है, दोनों बिंदु अपने पास में अलग अलग स्थिति को दर्शा रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, अगर ग्राफ पेपर पे आपको इसके अंदर क्या इस पॉइंट को चिन्हित करने के लिए कहा जाए, अंकित करने के लिए कहा जाए या प्लॉट करने के लिए कहा जाए, तो अपने पास इसकी स्थिति हमेशा क्या है, दिए हुए पैमाने के अनुरूप क्या होगा, ये हमेशा एक ही जगह आएगी। इसका मतलब ये पॉइंट अपने आप में क्या होगा, अद्वितीय हो गया, ये पॉइंट अपने आप में क्या होगा, अद्वितीय हो गया। तो जिसको दूसरे तरीके से नहीं व्यक्त किया जा सकता है, जिसको एक और केवल एक ही तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, तो वो चीज़ अपने पास में इसके अंदर क्या कहलाती है, कर्मित युग्म कहलाती है। वो कर्मित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर को व्यक्त करती है। तो अपने 8th क्लास के अंदर, जहाँ तक पुरानी किताब के अंदर तो हुआ करता था, मेरे को ध्यान नहीं है एक्चुअली अब इसके अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, कर्मित युग्म, इसके अंदर किसी बिंदु के निर्देशांक सदैव कर्मित युग्म होते हैं। किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, कर्मित युग्म होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, अगर कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बदलने पर ये स्थिति पहले वाली स्थिति से अगर भिन्न होती है, इसका अर्थ और इसका अर्थ, दोनों का अर्थ अगर अलग अलग निकलता है, ये स्थिति पहले वाली स्थिति से अगर भिन्न होती है, तो ये अपने पास इसके अंदर क्या दोनों संख्याएं जो बनाएंगी वो अपने पास में क्या कर्मित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगी। अब जैसे ये मैंने जैसे लिया था, ए और बी क्लासमेट है या बी और ए क्लासमेट है, तो दोनों का मीनिंग सेम निकल रहा है। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या ये कर्मित युग्म नहीं है, ये युग्म तो है, पेयर तो है, परंतु इसके अंदर क्या होगा, ये कर्मित युग्म को व्यक्त नहीं करेगा। अब इसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक इसके अंदर आता है कि दो कर्मित युग्म अगर आप उसमें आपको बराबर दिए हुए हैं, ए और बी और सी और डी कर्मित युग्म अगर आपको बराबर दिए हुए हैं, तो कर्मित युग्म के लिए छोटा ब्रैकेट डलता है, ये ध्यान रखिएगा। कर्मित युग्म के लिए अपने पास हमेशा छोटा ब्रैकेट डलता है। तो ए और बी, अगर बी ए के बराबर है तो इसका दोनों का पहला घटक और दोनों का दूसरा घटक आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए तो सी के बराबर होगा और बी अपने पास इसके अंदर क्या होगा, डी के बराबर होगा। तो ए तो सी के बराबर होगा और बी अपने पास इसके अंदर डी के बराबर होगा। ये दोनों मान अलग अलग आपस में क्या होंगे, समान होंगे। और कर्मित युग्म ए बी है, वो इसके अंदर क्या होगा, कभी भी बी ए के बराबर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बराबर तभी होते हैं जब पहला घटक पहले के और दूसरा घटक दूसरे के बराबर हो। इसका ए बी बराबर हो। जैसे मैंने अभी बताया था आप लोगों को 3 2 है, वो क्या होगा, 2 और 3 के बराबर नहीं होता है। परंतु अगर दोनों कोऑर्डिनेट आपके एक जैसे हैं, तब इसके अंदर क्या होगा, 2 2 के बराबर है, 2 2 के बराबर है। अगर एक्स और वाई के दोनों मान सेम है, तब इसको उल्टा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्थिति और ये स्थिति एक ही है, इसलिए इसके मान के अंदर का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या, देखो इसी क्रम के अंदर का इस टॉपिक को थोड़ा अपने आगे बढ़ाते हैं। तो दो अगर अपने पास में सेट दिए हुए हैं, ए और बी 2 सेट दे रखे हैं। ए सेट मान लिया अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 1 2 दे दिया। दूसरा सेट है वो अपने पास इसके अंदर ए और बी दे दिया। अब आपको 2 सेट है, उसका अपने पास इसके अंदर ये ए क्रॉस बी जो होता है, ये 2 समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। ये 2 समुच्चय है, उसका कार्तीय गुणनफल कहलाता है। और दोनों समुच्चय है, उसमें कम से कम एक अवयव है। ये दोनों समुच्चय, दोनों सेट अपने को जो दे रखे हैं, उसमें कम से कम एक समुच्चय है, एक अवयव अवश्य है। तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों समुच्चय क्या होंगे, अरिक्त समुच्चय होंगे। ये दोनों समुच्चय अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय किसको बोलते हैं, जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो। तो ये नॉन वॉइड सेट हो गए, ये अरिक्त समुच्चय, ये नॉन वॉइड सेट हो गए। तो 2 अरिक्त समुच्चय, उनका कार्तीय गुणनफल किस तरह से लिखा जाता है, इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। इसके अवयव जो आएंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर कर्मित युग्म के रूप में आएंगे। और इसके अंदर क्या, 2 बिंदी तिरछी लगा दो या तिरछी लाइन लगा दो, चाहे 2 बिंदी लगा दो, इसको बोलते हैं सच दैट। जबकि एक्स तो क्या होगा, पहले सेट का एक एलिमेंट होगा और दूसरा घटक जो होगा वो इसके अंदर क्या, दूसरे समुच्चय का क्या होगा, एक सदस्य होगा। तो इसके जो अवयव आएंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर कर्मित युग्म के रूप में होंगे। तो ये 2 समुच्चय, उसका क्या है, कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये जो टॉपिक है वो अपने पास इसके अंदर का अपने पास में +1 के अंदर आता है।
ये टॉपिक जो आता है वो अपने पास में +1 के अंदर आता है। +1 का सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, और इसको थोड़ा सा अपने एडवांस में पढ़ेंगे तो अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये सीनियर के अंदर टॉपिक आएगा। तो एक बार आज मैं आप लोगों को +1 वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा देता हूँ, वो टॉपिक आपको कल करवा दूंगा। तो इसके अंदर 2 सब सेट अपने को दिए हुए हैं, दोनों सेट है उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणनफल कैसे लिखा जाएगा, एक इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर, तो पहला इसका जो घटक होगा, पहला कंपोनेंट आएगा वो पहले सेट का, और दूसरा अपने पास एलिमेंट है वो इसके अंदर दूसरे सेट का एलिमेंट होता है। ये अपने पास इसके अंदर वैल्यू होती है। अब इसी तरह इसको अगर A क्रॉस B को अगर अपने को लिखना पड़े तो इसके अंदर क्या, पहले सेट का एक एलिमेंट ले लीजिएगा, पहले सेट का एक एलिमेंट ले लीजिएगा, और जो दूसरा सेट दिया हुआ है उसके साथ में हम क्या करेंगे, इसके पेयर बना देंगे। तो पहले सेट का एक एलिमेंट लेके दूसरे सेट के साथ में इसके पेयर बना देंगे जितने भी संभव है। तो एक A के साथ में, एक B के साथ में संबंधित हो गया। इसी तरह से 2 है वो A के साथ में और B के साथ में संबंधित हो जाएगा। तो 2 A के साथ में और 2 अपने पास इसके अंदर B के साथ में संबंधित हो जाएगा। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या हो गया, A क्रॉस B हो गया। अब इसी टाइप से अगर आपको B क्रॉस A लिखना हो तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहला एलिमेंट सेट कौन सा है, B है, तो B का एलिमेंट लेंगे। तो पहला एलिमेंट B का लिया, तो B का एलिमेंट क्या ले लिया, पहला एलिमेंट A ले लिया, तो A को दोनों के साथ में संबंधित कर देंगे। तो A को दोनों के साथ में संबंधित करेंगे तो A1 A2 A1 A2। अब इसी तरह से दूसरे के साथ में इसको सेट करेंगे तो B1 और B2। तो ये जो समुच्चय लिखते हैं A क्रॉस B एक्स वाई सच दैट एक्स A का और Y B का एलिमेंट है, तो ये अपने पास इसके अंदर का समुच्चय A क्रॉस B है, उसका क्या कहलाता है, समुच्चय निर्माण रूप कहलाता है। समुच्चय निर्माण रूप, या इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। और इसी टाइप से ये जितने भी कर्मितियों को मरते हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मरते हैं, उसका जो अपने पास सेट लिखते हैं, ये इसके अंदर क्या कहलाता है, अपने पास इसके अंदर का इसकी रोस्टर फॉर्म कहलाती है। रोस्टर फॉर्म, हिंदी इंग्लिश दोनों में रोस्टर फॉर्म ही बोलते हैं। इसको हिंदी के अंदर सूचीबद्ध रूप कह देते हैं, परंतु अपने एनसीईआरटी के अंदर दोनों का नाम सेम ही दिया है। तो इसके अंदर का ये रोस्टर फॉर्म कहलाती है। तो रोस्टर फॉर्म या इसके अंदर का सारणीबद्ध रूप कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर क्या इस चीज़ को इसके अंदर क्या स्वीकृत किया गया है, जिसको अपने SI सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसमें इस चीज़ को अडॉप्ट किया गया है। अब देखिए अपने पास इसके अंदर ये है, तो एक चीज़ आपने की थी, अगर A और B अपने को 2 सेट दिए हुए हैं, A और B 2 अपने को सेट दिए हुए हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लिया 2 3 1 ले लिया, इसका क्रम मैंने उल्ट पुल्ट कर दिया है। तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, समुच्चय के अंदर अवयवों का क्रम किसी भी तरह से लिया जा सकता है। कोई भी एलिमेंट है उसको आगे और किसी को भी पीछे लिखा जा सकता है, परंतु इसके अंदर क्या होगा, इसके एलिमेंट को कभी रिपीट नहीं करते। तो A के सारे एलिमेंट B में तो A B का सबसेट हो गया, B के सारे एलिमेंट A में है तो ये इसका सबसेट हो गया। इसका मतलब हमारे पास A और B क्या होंगे, ये समान समुच्चय होंगे, ये इक्वल सेट होंगे। तो इक्वल सेट है इसका मतलब इन दोनों के जो एलिमेंट आएंगे वो आपस में इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। परंतु यहाँ पे देखिए आपने जैसे पहला एलिमेंट ले लिया, तो A क्रॉस B का पहला एलिमेंट ये ले लिया, इसका एक एलिमेंट ये ले लिया। अब दोनों को अपने ये चेक करते हैं, इन दोनों को अगर हम चेक करते हैं तो A1 1A और A1, अब देखो ये आपस में बराबर कब होंगे, जब ये तो इसके बराबर हो और ये इसके बराबर हो। जबकि अपने को ऐसी कोई शर्त नहीं दी है कि इसके अंदर A1 के बराबर है, ऐसी अपने को कोई भी कंडीशन नहीं दी है कि A1 के बराबर है। इसका मतलब अगर एक भी एलिमेंट अगर दोनों में बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, A क्रॉस B जो होगा वो क्या होगा, B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। तो A क्रॉस B के कभी भी बराबर नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। A क्रॉस B है वो कभी भी क्या होगा, B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा। अब इसी टाइप से देखिए इसमें A क्रॉस B और B क्रॉस A में अपने पास सदस्यों की संख्या लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसमें सदस्य कौन से हैं, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। ये इसको 2 मत वाला ना, ये ऑर्डर्ड पेयर है वो एक एलिमेंट है, 1 2 3 4। इसी तरह से n B क्रॉस A लेंगे तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है, 4 है। इसका मतलब हमेशा अपने पास इसके अंदर क्या होता है, n A क्रॉस B जो होता है वो n B क्रॉस A के बराबर होता है। A क्रॉस B तो B क्रॉस A के कभी बराबर नहीं होता है, परंतु इसके सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। और एक चीज़ आप लोगों ने पढ़ी थी, अगर A और B 2 सेट दिए हुए हैं, A और B 2 सेट अपने को दिए हुए हैं, इसमें एलिमेंट तो चाहे अलग है परंतु इसके नंबर ऑफ एलिमेंट अगर इक्वल होते हैं तो ये जो दोनों सेट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये इसके अंदर A और B ये जो दोनों सेट होते हैं ये तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ये तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट को व्यक्त करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास में n A क्रॉस B क्या हुआ है, n B क्रॉस A के इक्वल है।
तो ए क्रॉस बी तो कभी भी बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं होगा, परंतु इनके नंबर ऑफ एलिमेंट अपने पास इसके अंदर हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये जो दोनों सेट जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, तो ए क्रॉस बी और अपने पास दूसरा सेट कौन सा है, बी क्रॉस ए, ये जो दोनों सेट होते हैं ये इसके अंदर क्या कहलाते हैं, तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं। ये तुल्य समुच्चय या इक्विवेलेंट सेट इसको व्यक्त करते हैं। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के कभी बराबर नहीं होगा, परंतु एन ए क्रॉस बी या एन बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो दोनों समुच्चय जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, जिनके सदस्यों की संख्या बराबर है, ये दोनों समुच्चय उनको हम क्या कहेंगे, तुल्य समुच्चय कहेंगे। एक इसके अंदर छोटी सी चीज और पूछी जाती है, ये अपने को थोड़ी ध्यान रखनी है। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के इक्वल तो नहीं होता है, परंतु ये बराबर कब होते हैं, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बराबर कब होता है, ये केवल तभी बराबर होते हैं जब ए बराबर बी। इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है यदि और केवल यदि। ये तभी बराबर होते हैं जब आपके पास इसके अंदर, तो इसमें बी की जगह ए लिखेंगे तो ए क्रॉस ए, इसमें बी की जगह लिखेंगे तो ए क्रॉस ए, ये दोनों चीज़ें सेम है। और ए क्रॉस ए जो होता है उसको ए स्क्वायर लिखा जाता है, ये ध्यान रखिए। अपने एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से अपने को ध्यान रखना है। ए स्क्वायर का मतलब ए क्रॉस ए, अगर ये सेट है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर तो कभी नहीं होगा, परंतु ए बराबर बी होने की स्थिति के अंदर के ये दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। अब इसी टाइप से अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर अपने को तीन समुच्चय दे दिए जाए, अगर अपने को तीन सेट दे दिए जाए, तो ये तीनों एक जैसे भी हो सकते हैं, आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो अगर आपको ए क्रॉस ए पूछ लिया जाए तो इसको ए क्यू भी लिख सकते हैं। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, ये देखिए आप। सबसे पहले पहला सेट जो दिया उसका एक एलिमेंट लेना है, चाहे तीनों अलग अलग हो चाहे एक जैसे हो। तो पहले सेट का पहला एलिमेंट लेना है, इसका दूसरे सेट के पहले एलिमेंट के साथ में अटैच करता है, इसको इसके साथ में संबंधित कर दो। और फिर इसके अंदर क्या है, ये जो एलिमेंट है इसको इस अगले सेट के सभी एलिमेंट के साथ में इसको ज्वाइंट कर देंगे। पहले वन को वन के साथ में, फिर इसके अंदर का इसके बचे हुए एलिमेंट जितने भी उन सब के साथ में संबंधित कर देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 1 1, फिर क्या लिखेंगे 1 1 2, पहले 1 1 1 फिर 1 1 2। फिर इसके बाद में ये सभी एलिमेंट के साथ में जब संबंधित हो गया तो इसके अंदर क्या, इसका पहला एलिमेंट जो है इसको दूसरे एलिमेंट के साथ में संबंधित करके फिर सभी के साथ में संबंधित करेंगे। तो 1 2 1 1 2 2। तो इसमें क्या लिखेंगे 1 2 1 1 2 2। अब देखो इसका पहला एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के साथ में संबंधित हो गया, फिर दोनों के साथ में संबंधित हो गया। ये पहला एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ में संबंधित हो गया, फिर सबके साथ में संबंधित हो गया। इसी तरह से फिर इसके अंदर क्या होगा, इसका नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे तो दो को क्या करेंगे, पहले एक से संबंधित करेंगे। अब इसमें बस ये पहला एलिमेंट 1 है ना, उस 1 की जगह इसमें 2 कर देंगे। तो 2 को पहले 1 के साथ में संबंधित करेंगे, 2 को 1 के साथ में संबंधित करेंगे, और 2 को 1 के साथ में, फिर 1 को 1 और 2 दोनों के साथ में संबंधित कर देंगे। तो 2 1 और 2। तो पहले 2 1 1 2 1 2। अब इसको 2 को 2 के साथ में संबंधित करेंगे। तो 2 1 2 1 2 नहीं सॉरी 2 2 2 2 1, और फिर इसके अंदर क्या होगा 2 2 2। इसका मतलब हमारे पास ये जो 1 है उस 1 की जगह अपने को क्या लिखना है, 2 लिखना है, बाकी सारी वैसी वैसी स्थिति है। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर आ जाता है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, एन ए इंटू एन बी इंटू एन सी हो जाते हैं। ये अपने पास इसके अंदर स्थिति बनती है। तो इस टाइप का कोई छोटा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद में अपने पास इसके अंदर टॉपिक आता है, ए सेट है उसके अंदर मान लिया 1 2 3 4 एलिमेंट है, और बी सेट है उसमें 0 से लेके 9 तक के एलिमेंट है। अब थोड़ा सा मैं वेन डायग्राम से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करता हूँ। ए और बी, पहले तो 1 मिनट के लिए आप देखिए, जैसे ए और बी सेट दे दिए, इसमें एलिमेंट ये है, इसके अंदर एलिमेंट ए और बी है। अगर आपको ए क्रॉस बी का वेन डायग्राम बनाना हो, ए क्रॉस बी का अगर वेन डायग्राम बनाना हो, तो इसके अंदर 2 सेट बना लिए, 2 सर्कल खींच लिए, पहले समुच्चय के सदस्य इसमें लिख लिए, दूसरे समुच्चय के सदस्य इसमें लिख लिए। अब इसके अंदर एक को सभी के साथ में संबंधित करता है, ये तीर बना दो। इस तरह से दूसरा भी है उसको सभी के साथ में संबंधित कर दो।
अगर इसी तरह से बी क्रॉस ए बनाना है तो या तो बी को पहले और ए को बाद में लिख लो, या इसकी डायरेक्शन उल्टी कर दो। ये ए क्रॉस बी का क्या हुआ, वेन आरेख हो गया, वेन आरेख या वेन डाइग्राम। ये इसका वेन आरेख या इसका वेन डाइग्राम कहलाता है। अब अपने पास इसके अंदर देखो, ए समुच्चय उसके सदस्य कौन से हैं, 1 2 3 4, और बी समुच्चय के सदस्य कौन से होंगे, ये 9 तक के सदस्य होंगे। अब अपने पास क्या देखो, इसके अंदर क्या होगा, टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं संबंध। एक संबंध आर है वो ए से बी पर परिभाषित हो रहा है, एक सेट आर है वो ए से बी पर परिभाषित हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। ये आर है वो, ये इसके अंदर क्या हुआ है, ये वास्तविक संख्या है, रियल नंबर का सेट नहीं है, ये संबंध का नाम है। यहाँ पे संबंध आर की जगह कुछ भी दिया जा सकता है। यहाँ पे अपने पास आर की जगह पी दे दें, फाई दे दें, कुछ भी दे दें, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आर है वो ए से बी पर डिफाइन हो रहा है, ए से बी पर परिभाषित हो रहा है, और परिभाषित इस तरह से हो रहा है, इसके बीच में आपको ये चीज़ दी जाएगी कि एक्स के इक्वल टू वाई है, और एक्स ए सेट का और वाई अपने पास इसके अंदर क्या होगा, बी जो सेट है, पहला सेट है उसका एलिमेंट ए एक्स है और दूसरे सेट का एलिमेंट बी है। ये अपने को क्वेश्चन में दिया जाएगा। एक्स तो पहले समुच्चय का और वाई अपने पास इसके अंदर दूसरा समुच्चय बी उसका सदस्य है। अब इसके अवयवों को आपस में संबंधित करके बताना है कि कौन कौन से अवयव आपस में संबंधित होंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का मान लेंगे, उसका वर्ग करेंगे। तो एक्स का मान लेंगे तो 1, पहले एक्स का पहला मान ये 1 और 1 का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग करेंगे तो वो क्या होगा, बी समुच्चय का सदस्य होना चाहिए। ये चीज़ अपने को स्पेशली याद रखनी है। तो 1 का वर्ग कितना होगा 1, अब 2 लेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 4, अब इसी तरह 3 लेंगे तो 3 का वर्ग क्या आएगा 4, नहीं 9, और इसके अंदर 4 लेंगे तो 4 का वर्ग क्या है 16, 16 बी समुच्चय का सदस्य नहीं है। इसका मतलब ये आपस में किसी से संबंधित नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर ये आर जो आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, कर्मित युग्म के रूप में। कैसे लिखेंगे, कर्मित युग्म के रूप में ऐसे लिखेंगे, 1 तो 1 से संबंधित हो गया, 2 अब वो इसके अंदर क्या 4 से संबंधित हो गया, 3 अपने पास इसके अंदर क्या 9 से संबंधित हो गया। तो 1 तो 1 से संबंधित हो गया, 2 4 से संबंधित हो गया, 3 अपने पास इसके अंदर का 9 से संबंधित हो गया। तो ये इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का संबंध आर है, उसका क्या हो गया, वेन डाइग्राम हो गया। ये तो संबंध आर का वेन डाइग्राम हो गया। और कर्मित युग्म के रूप में जो आर है उसको इस तरीके से लिखते हैं। कर्मित युग्म के रूप में समुच्चय आर है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं। अब इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ आपने को ध्यान और रखनी है, इसके जो आर के जो पहले एलिमेंट है, पहले एलिमेंट से जो सेट बनेगा वो आर का क्या कहलाता है, आर का प्रांत कहलाता है। इसको प्रांत या इसका डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन ऑफ आर, तो डोमेन ऑफ आर कितना हो गया 1 2 3। और इसी तरह से इसके जो दूसरे घटक है, दूसरे एलिमेंट है, उससे जो समुच्चय बनेगा वो इसके अंदर क्या कहलाएगा, आर का परिसर, या इसको प्रास भी बोल देते हैं, इसको इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। तो रेंज ऑफ आर, तो इसके अंदर क्या होगा 1 4 9। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या इस तरह का कोई भी सेट अपने को दिया हुआ है, तो ए से बी पर परिभाषित प्रत्येक संबंध होता है वो सदैव क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ए से बी पर परिभाषित प्रत्येक संबंध जो होता है वो सदैव क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। ये अपने पास इसके अंदर क्या संबंध है उसकी परिभाषा है। ए से बी पर परिभाषित प्रत्येक संबंध जो होता है उसकी परिभाषा, ये इसकी डेफिनेशन है। मैं इधर साइड में लिख देता हूं। ए से बी पर परिभाषित प्रत्येक संबंध सदैव ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है, उपसमुच्चय होता। ए से बी पर परिभाषित प्रत्येक संबंध सदैव ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। इसको अगर आप इंग्लिश के अंदर लिखना चाहें तो इस तरह से लिखिएगा, एवरी रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए से बी पर परिभाषित प्रत्येक संबंध जो होता है वो सदैव ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। इसका मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे, ए क्रॉस बी जो अपने शुरू में लिखा था उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, जितने भी उसके उपसमुच्चय बनेंगे, वे सारे के सारे अलग अलग टाइप से क्या होंगे, ए से बी पर एक संबंध को व्यक्त करेंगे। वो ए से बी पर एक संबंध को व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपने बस इसके अंदर क्या होगा, अगर आपको सीधा आर दे दिया है और ए और बी सेट दे दिए तो इसमें आपको ये चीज चेक कर दी है कि इसके अंदर क्या होगा, इसका जो डोमेन है, इसका जो प्रांत है, वो तो पहला समुच्चय जो दिया हुआ है उसका सबसेट होना चाहिए।
इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट है वो इसके अंदर होने चाहिए। और इसी तरह से इसका जो प्रेशर आता है वो अपने पास इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो दूसरा सेट है उसका उपसमुच्चय होना चाहिए। इसके प्रांत के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे पहले समुच्चय के अंदर होने चाहिए, और इसके प्रेशर के सारे एलिमेंट है वो इसके अंदर का इसके सदस्य होने चाहिए। इसके इक्वल भी हो सकते हैं या इसमें कम भी हो। उपसमुच्चय में क्या होता है, इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, चाहे ये इसके इक्वल हो या नहीं हो। तो इसके अंदर क्या हुआ, प्रांत है वो तो पहले समुच्चय का, और प्रेशर है वो दूसरे समुच्चय का सबसेट होना चाहिए। अगर ये स्थिति होती है तो उस स्थिति के अंदर हमेशा क्या होगा, आर है वो इसके अंदर क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। आर अपने पास ए क्रॉस बी का हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा। आर ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। अब इसमें देखिए एक चीज़ होती है कि इसके अंदर अगर इसके अंदर क्या कोई भी समुच्चय समय अपना क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। तो अगर ये इसके इक्वल होता है, इसलिए इसके अंदर के बुक्स के अंदर क्या करते हैं हम, ये इक्वल टू का साइन साथ में लगाते हैं। मतलब कुछ बुक्स के अंदर क्या इस चीज़ को इसके अंदर मेंशन नहीं किया जाता है, तो इसमें थोड़ा सा इसके अंदर का इस चीज़ को मेंशन करना चाहिए। इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, कुछ बुक्स में ऐसे दिया हुआ है ये चीज़ इसके इक्वल नहीं है, और इसके अंदर इसका मतलब हमारे पास ये इससे छोटा हो गया, इसका मतलब समय को छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये अगर कोई भी समुच्चय समय को छोड़ दे तो इसके जितने भी उपसमुच्चय बनते हैं वो इसके क्या कहलाते हैं, उचित उपसमुच्चय कहलाते हैं। मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर करवाया था सेट थ्योरी के अंदर। तो इसके अंदर प्रत्येक समुच्चय समय अपना क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, इसलिए इसके अंदर क्या हुआ, ये निशान होता है वो इसके अंदर क्या अपनी ओर से साथ में लगाना होता है। ठीक है, पर तो कुछ बुक्स के अंदर क्या इस चीज़ को दोनों को एक ही सेंस में ले लेते हैं, तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब इसी तरह से देखिए आप एक छोटी सी चीज इसके अंदर और है, ए समुच्चय अपने पास जैसे 1 2 दिया है, बी समुच्चय अपने पास ए और बी दिया है। तो ए क्रॉस बी क्या लिखते हैं हम, 1A 1B 2A 2B। अब इसके अगर अपने को सभी उपसमुच्चय लिखने हो, ए क्रॉस बी के अपने को सारे उपसमुच्चय लिखने हो, तो उपसमुच्चय के अंदर आपने क्या किया था, एक तो फाई प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट लेंगे, 1A 1B 2A और 2B। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये तो एलिमेंट है और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये एक एलिमेंट है इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये इसके अंदर क्या होगा, इसका उपसमुच्चय होगा। अगर आप ये मैं ब्रैकेट नहीं डालता हूँ, अगर खाली मैं 1A लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, ये अपने पास सदस्य होगा। और एक ए के साथ में मैंने ये ब्रैकेट भी डाल दिया है, तो इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या होगा, ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा, ये इसका उपसमुच्चय होगा। ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं आपको। तो इसका मतलब ये सारे के सारे तो क्या है, इसके ए क्रॉस बी के एलिमेंट है, और इसमें एलिमेंट लिख के उसके अंदर क्या है, एक ब्रैकेट और डाल दिया। तो यहाँ पे अगर ये ब्रैकेट हटा दिया तो क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर के ये चीज़ लिखते हैं 1A, इसका मतलब तो ये एक ऐसा समुच्चय होगा जिसके 2 एलिमेंट है, एक तो एक है और एक अपने पास ये है। तो ये इसके अंदर क्या होगा, ए क्रॉस बी का अवयव नहीं है, ये एक ए है, वो एक ऐसा समुच्चय होगा जिसका एक एलिमेंट तो ये और एक एलिमेंट ये है। और इस समुच्चय के सदस्य क्या है, इसके सारे सदस्यों के क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। तो ये चीज़ अपने को थोड़ी सी स्पेशली ध्यान रखनी है। इस तरह का इसके अंदर का ऑप्शन किसी भी तरह से बनाया जा सकता है, तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसके अंदर कोई कंफ्यूज मत कर देना आप लोग। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, पहले तो अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, ये अपने पास इसके अंदर क्या सेट लिखे थे, पहले तो फाई इसका सबसेट हो गया, फिर एक एक एलिमेंट लेके इसके सबसेट बना लिए, तो एक सबसेट तो ये बन गया। फिर इसके अंदर क्या होगा, एक एक लेके अपने पास इसके अंदर का सबसेट कितने बन गए, 4 बन गए। अब इसी तरह से 2 एलिमेंट लेंगे, तो पहले तो जैसे ये ले लिया, मैं ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ी जगह कम है, तो 1A 1B इसको ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरह से इसको इसके साथ में संबंधित कर दिया, इसको इसके साथ में संबंधित कर दिया, एक बार ये एक बार ये एक बार ये। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या करेंगे, ये दूसरा एलिमेंट इसको इन सब के साथ में संबंधित कर दो और एक बार इनको आपस में संबंधित कर दो। पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, फिर दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, फिर तीसरा चौथा। तो इस तरह से हमारे पास इसके अंदर कितने बनेंगे, टोटल 6 बन जाएंगे। और इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या है, फिर इसके अंदर क्या बनेंगे, 3 एलिमेंट वाले, तो 1A 1B 2A। एक बार तो इसको छोड़ दीजिए, एक बार इसको छोड़ दीजिए, एक बार इसको छोड़ दीजिए, एक बार इसको छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार हमारे पास इसके अंदर का 4 सबसेट इसके और बनेंगे। और एक ही खुद का खुद हो गया, जिसमें 1A भी आ गया, 1B भी आ गया, और 2A भी आ गया, और 2B भी आ गया। तो इसका मतलब एक अपने पास सबसेट ये बन गया। अब टोटल इनको काउंट करो, एक तो ये हो गया, 4 ये हो गए, एक ये हो गया, 4 ये हो गए और 6 ये होगी। तो टोटल हमारे पास इसके अंदर कितने सबसेट बनेंगे,
ये अपने पास इसके अंदर 16 सबसेट बनेंगे। और एक चीज़ देखो अपने पास में पहले की थी, एन ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, एन ए इंटू एन बी। तो 2 एलिमेंट इसमें 2 एलिमेंट इसमें, तो इसका मतलब कितने हो गए 4। और किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या का फार्मूला क्या था, ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट बनेंगे, जितने भी उपसमुच्चय बनेंगे, वे सारे के सारे किसे व्यक्त करते हैं, एक एक करके ए से बी पर एक संबंध को व्यक्त करते हैं। ये सारे के सारे संबंध है ए से बी पर, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, ये भी संबंध है, अलग अलग टाइप से। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4। इसका मतलब ये इसके अंदर क्या होगा, 2 की पावर 16। इतने संबंध है वो ए से बी पर क्या होंगे, हमारे परिभाषित होंगे। तो ए से बी पर परिभाषित होने वाले संबंधों की संख्या जो आएगी वो इसके अंदर ये बनेगी। तो इसके अंदर एक ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है, इसमें जनरली पूछा जाता है पेपर में, एक समुच्चय है उसके सदस्यों की संख्या अगर पी है, दूसरा समुच्चय उसके सदस्यों की संख्या क्यू है, तो ए क्रॉस बी में सदस्य कितने आएंगे, एन ए इंटू एन बी, पी और क्यू। और इसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी, इसकी संख्या होगी 2 की पावर एन, एन का मतलब ये पी क्यू। और जितने इसके उपसमुच्चय बनेंगे उतने ही संबंध क्या होंगे, ए से बी पर परिभाषित होता है। तो ए से बी पर परिभाषित होने वाले संबंधों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 की पावर पी क्यू। ए और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है, उनका गुणा कर दो, ये इतने सदस्य ए क्रॉस बी में बनेंगे। और इसके अंदर ए से बी पर परिभाषित होने वाले अपने पास क्या रिलेशन, संबंधों की संख्या जो होगी, तो नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, तो ये संख्या आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 2 की पावर पी क्यू की इक्वल आएगी। और ये जो रिलेशन बनाए हैं उसके अंदर क्या फाई इंक्लूड है, ये जो मैंने रिलेशन लिखे हैं ये अपने पास इसके अंदर क्या फाई इंक्लूड है। परंतु अगर फाई को छोड़ दिया जाए तो ये इसके अंदर क्या कहलाता है, रिक्त संबंध कहलाता है। फाई को अपने पास रिक्त संबंध बोलते हैं, फाई अपने पास में रिक्त संबंध कहलाता है। इसका मतलब इसका कोई भी एलिमेंट दूसरे समुच्चय के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो अगर फाई को छोड़ दिया जाए तो इसके अंदर क्या, ये अपने पास में एनसीईआरटी में तो नहीं है, परंतु कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है, आरडी के अंदर भी दे रखा है, बाकी अलग बुक्स के अंदर भी दे रखा है। तो ए से बी पर परिभाषित होने वाले अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त संबंधों की संख्या, तो ये किसके बराबर होगी, इस पावर में से कम कर देंगे, 2p q माइनस 1। कुल संबंध पूछेंगे जब तो आप आंसर ये लिखोगे 2 की पावर p q। और अरिक्त संबंध पूछेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें से फाई ए कम कर देंगे। इसका मतलब 2 की पावर कितना होगा 4, तो 2 की पावर 4 माइनस 1, तो इसका मतलब 16 माइनस 1 15। पावर में से कम मत कर देना, पावर में से कम कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो 2 की पावर ये इतने टोटल संबंध ही हो गए और इसमें फाई है वो इसके अंदर का रिक्त संबंध घटा दिया, तो ये इसके अंदर क्या होंगे, नॉन वर्ड रिलेशन डिफाइन फ्रॉम ए टू बी। नॉन वर्ड रिलेशन ए से बी पर परिभाषित होने वाले, ये तो कुल संबंध है और ये अरिक्त संबंध है। तो अरिक्त संबंध अगर पूछा जाता है तो ये लिखेंगे, और सिर्फ संबंध पूछा जाता है तो इसके अंदर 2 की पावर ये चीज लिखेंगे। तो ये अपने पास इसके अंदर का +1 का जो टॉपिक बनता है। तो आज मेरे स्टूडेंट नहीं होने के कारण एक्चुअली कि मैं ज़्यादा इसके अंदर का टाइम ज़्यादा नहीं निकाल पाऊंगा, तो इसलिए ये कल इसके अंदर का काइंड्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के जो प्रकार होते हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वो आप लोगों को कल स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग थोड़ा सा इसके अंदर का जितना टॉपिक रहा है उससे रिलेटेड आपको थोड़े से मैं क्वेश्चन बना के इसके अंदर डाल दूंगा, या इसके अंदर का कोई दूसरे टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन डालने का प्रयास करूँगा। तो उसके मेरे स्टूडेंट है उसके ब्रदर को थोड़ा सा डेंगू वाली प्रॉब्लम होगी, इस कारण से इसके अंदर का वो आ नहीं पाया। तो जैसे भी मैं कोशिश करूँगा, अगर ये वीडियो अगर अपलोड हुई आज की तारीख में जब, तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके अंदर का इस वीडियो को इसके अंदर का कल डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों का मैं सहयोग चाहूँगा। तो और आप लोग भी इसके अंदर का ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर का दीपावली का पर्व है, तो इस पर अपने घर के अंदर का ये साफ़ सफाई और इस तरह की जो स्थितियाँ हैं उसके साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वायरल वगैरह और अपने पास इसके अंदर का ये डेंगू मलेरिया ये चीज़ें इसके अंदर का सफाई के कारण मच्छरों की स्थिति है, तो इसमें ज़्यादा फैल रहा है। तो अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले इसके अंदर ध्यान रखिएगा। तो इस कारण से दिवाली तक इसके अंदर का कुछ वीडियो हो सकती है आपकी थोड़ी शॉर्ट के अंदर कर दी जाए, तो इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के अंदर का अपने पास में शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आप लोगों का सहयोग अवश्य चाहूँगा। तो ऑल द बेस्ट।